इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमीक जमाई, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये सियासत 360 डिग्री वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको शुरुआत से ही कुछ भा नहीं रहा है। यानी कभी राहुल जी कहते हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, कभी खड़गे जी कहते हैं कि ये सरकार जल्दी गिर जाएगी, और अब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो उसमें भी दिक्कत हो गई। तो हर चीज से ही दिक्कत है शुरुआत से। जब कहते हैं बोनी खराब हो तो अंजाम क्या होगा? देखिए, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा रिजीम है, ये आंध्रा और पटना कंट्रोल्ड रिमोट सरकार है। हमारा सवाल क्या है समाजवादियों का, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन होगा, हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी और देश के हमारे सब विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, इवन हमारे नीतीश बाबू ने, आंध्रा ने जो कास्ट सेंसस की बात करी है, देश को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं। इस देश में सबसे चरम पर जो बेरोजगारी है, कि युवा जो ताकत है भारत की, जिस 60% युवा ने इस देश को बनाया, वोट किया, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा रिजीम दिया, उसके पास युवाओं के लिए रोजगार की ना कोई पॉलिसी है, ना शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम है। नीचे आपके सामने। जी जी, अब आपने अपनी बात रखा ना। एक सेकंड। आपने अभी बोला कि नीतीश बाबू ने कास्ट सेंसस कराया, पूरे देश में होनी चाहिए। विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, कर्नाटका में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट तैयार है, पेश की नहीं की जाती। बड़ा सवाल है ये। हिमाचल में क्यों नहीं किया जाता? ये कांग्रेस की सरकार है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में आप लोगों की सरकार है, वहां किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अरे पंजाब में विपक्ष की सरकार है अगर, तो वहां किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक प्रश्न कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ। मैं आपको समझा रहा हूं। जी जी जी। जब देश की सतह पर जातिगत जनगणना होगी, जाति पर आधारित, इस देश की जनता को गिना जाएगा। आप कहते हो ब्राह्मण 5% है, हम कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, उनके यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। क्षत्रियों में बिहार में जो कास्ट सर्वे नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के ज़माने में जो हुआ, जो रिपोर्ट आई उनके सामने, उसमें यह बताया गया कि जो क्षत्रियों की वहाँ की ताकत है, वो एक मुस्लिम मेहतर से बदतर शिक्षा और नौकरियों में उनकी हालत है। हमारा ये कहना है, ईमानदारी के साथ इस देश में जातिगत जनगणना करवा के जिसकी जितनी आबादी है उसकी वेल्थ का आंकड़ा हो, उसके पास मकान है नहीं है, शिक्षा है, नौकरी नहीं है, अगर वो कहीं पे भी कमी ये कराया क्यों नहीं? कर्नाटक के अंदर रिपोर्ट तैयार है, तो आपकी कांग्रेस की सरकार है, पेश क्यों नहीं करी? अब आप स्तर की बात बोल रहा हूं, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार मोदी को करना पड़ेगा। देश ने रिमोट कंट्रोल का आरोप झेलने वाले एक प्रधानमंत्री को देखा है, जिसमें एनएससी सुपर पावर होती थी, और 2004 से 2014 के बीच में एनएससी को बनाया गया था। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता साहब जवाब दीजिए। ये बिहार से रिमोट चलेगा, इसका पटना से रिमोट चलेगा? बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है। ये बहुत प्रजातांत्रिक आपस में सहमति की सरकार है, जो देश के लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार है और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संसद में लागू करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है, और देश को आगे बढ़ाएगी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जिस तरह चुनाव में गुमराह कर रहा था, अभी भी गुमराह कर रहा है। अभी भी मेरा विपक्ष से आग्रह है कि सच्चाई बोलना सीख लीजिए, सच स्वीकार करिए कि आपके पास 234 सीट है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। एनडीए में हम घटक दल आज के नहीं है, ये नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर एनडीए खड़ा किया था। 26 साल ये जो तरीका है ना, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था, आपके बीच में वो नहीं बोले। देखिए, अब आप एनडीए को भी 1 मिनट तो देंगे ना, आपको 2.25 मिनट सुना गया। ये जो विपक्ष का स्वभाव है ना कि दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे, टीवी डिबेट में ये हाल है। जातिगत जनगणना पर अगर ये आएंगे ना, कर्नाटक में कराया हुआ है, डेटा नहीं देना चाहते। प्रणब मुखर्जी जब थे, उन्होंने कराया पूरे देश में, राहुल गांधी डेटा पचा गए, खा गए, पता नहीं क्या हुआ उस डेटा का। जातिगत जनगणना हुई थी वो, कांग्रेस आज तक उस पर जवाब नहीं देती। तेलंगाना में करा लीजिए, हिमाचल में करा लीजिए, कहीं नहीं, चुप है। आपकी जहां जहां समर्थन वाली सरकार है वहां भी करा लीजिए, जैसे पंजाब बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना या जाति के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको सिगुफा छोड़ना। और हम बताते हैं आपको, अगर बिहार ने इसको कराया तो कमिटेड होकर के अति पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ाया, और हम मानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पिछड़े और को सबलता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 29 मंत्री हिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। ये गर्व की बात है सरकार, ये प्रजातांत्रिक सरकार। जी जी जी, अब मेरे को आरजेडी के पास जाना है, कंचना यादव, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। मैं पहले कंचना यादव, तमाम बातें हैं अपनी जगह, लेकिन राजनीति तो अपने
तरीके से चलेगी। लेकिन राजनीति का मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है, आप बार बार बोले, मतलब फॉरेन मीडिया में इंटरव्यू दिया राहुल जी ने और ये कहने का प्रयास किया कि ये सरकार तो गिर जाएगी। मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं G7 में हम मजबूत देश हैं, ये सरकार मजबूत है, और राहुल गांधी एक अखबार को, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ये सरकार कमजोर है, गिर जाएगी, ये चलने मिलने वाली नहीं है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो आपका और उनका मसला है, उनसे पूछिए। लेकिन आपने जातिगत जनगणना की बात कही और मेरे को पैनलिस्ट जो जदयू के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत ही एकदम सीना ठोक कर बोला कि जातिगत सर्वे हमने बिहार में कराया, ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आपने वो करवाया था। नीतीश जी उसके मुखिया थे। एक सेकंड, नहीं, अब आप बोल रहे बीच में ये अपडेट नहीं है, इनको मैं जब ऑर्डर आया था ना, आप हूं। सरकार में नहीं ये अपडेट नहीं है, अरे इनको मैं नहीं थे, अपडेट गूगल कर लीजिए, ये सरकार में थे क्या? आपको विपक्ष के नेता थे भाई। आप अपडेट नहीं हो। एक मिनट दीजिए। अपडेट नहीं हो, आपको अपडेट कर देती हूँ। जातिगत सर्वे कराना हुआ, एक सेकंड, अरे कंचना जी बोलेंगे, कंचना जी बोलेंगे। जातिगत सर्वे कराना हुआ, बीजेपी के पेटिशनर पटना हाई कोर्ट जाकर रोक लगाए, यहाँ तक पहुंच गए और उसके बाद जब जातिगत सर्वे हो गया, एक सेकंड चुप करिए ना, जब हो गया हमने ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया। दिस इज नॉट जोक, ये जोक नहीं है, मैडम मुद्दा है। शेम ऑन यू कि बीजेपी के पेटिशनर उसको खारिज करवाए, वो आप एक आपको शब्द नहीं नहीं पता बोले। बीजेपी के साथ सरकार में है कि हमने आरक्षण बढ़ाया, सीना ठोक कर बोले आरक्षण मैडम, बढ़ाया, मैडम, पटना मैं हाई कोर्ट सीना ने उसको ठोक के क्वेश्चन सबको कर दिया। कहता हूं, लालू आपने- यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के आपने खिलाफ थे। शेड्यूल में नीतीश क्यों कुमार ने नहीं लगाया? वर्गीकरण किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश अमित कुमार जी, ने अति मैं पिछड़ा बोल रही हूं। आयोग बनाया मुझे- इसकी जांच जी, के लिए अमित कि जी। समाज में पॉलिटिकल स्थिति क्या है। मेरे को रोहन गुप्ता की बात पे जाना है। मैडम, दिया कभी। क्या बात कर रहे हैं आप? लालू यादव, लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण के खिलाफ थे। जवाब दीजिए महिला जी, महिला जी जवाब दीजिए। लालू जी महिला आरक्षण के खिलाफ। मेरा निवेदन है, एक एक करके सब बोले। आप अपनी वो 40 सेकंड बात रखें। लेकिन देखिए, एक सेकंड, आपके बीच में बोले, मैंने उनको रोक दिया, मैंने उनको रोक दिया। मैडम आप ही बोले। नहीं, बहुत थैंक यू फिर से दैट्स अ गुड जेस्चर। ओके, बोलिए मैडम, प्लीज आप बोलिए। आरक्षण बढ़ा, लगातार हमने मांग की केंद्र सरकार से उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए ताकि उसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। क्यों नहीं डाली इनकी केंद्र की सत्ता, क्यों नहीं डाली? वो चाहते थे कि उसको क्वेश्चन कर दिया जाए, वो चाहते थे ओबीसी एक सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब है। एक सीधा सवाल और इसका सीधा जवाब 30 सेकंड में, फिर मैं रोहन जी के पास चले जाता हूं। बड़ी सारी बातें हो गई लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने बोला कि जब चुनी हुई सरकार है, 290 वाली सरकार है, 294 वाली सरकार है, तो उसके गिरने के सपने आप क्यों देख रहे हैं? आपके पास तो नंबर भी नहीं है। अगर मतलब मैं मानूं आप बिहार को भी तोड़ लें, मतलब आप आरजेडी को भी जेडीयू को भी तोड़ लें, टीडीपी को भी अपने पास ले जाएं, तब भी सरकार नहीं बना पाते आप लोग। देखिए, हमें किसी को तोड़ने और जोड़ने का कोई शौक नहीं। तो फिर काहे कह रहे थे राहुल जी? सुनिए, आप पूरी बात सुनना सीख जी, लीजिए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस इनको अहंकारी बोल रही है, जिस तरह से आरएसएस इनको सबक सिखा रही है, इनके ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अहंकार तो आजकल आप आरएसएस को सुन रहे हैं, भरे हुए हैं और इनको हर बात पर ये जो 100-150 हमारे सांसद निलंबित कर दिए थे ना, अब नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मैं रोहन जी के पास चलता हूं। रोहन जी, बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं और आपने बड़ा धैर्य दिखाया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन है जी। लेकिन बात यह है कि बार बार, अभी सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी कहा कि पहले तो राहुल जी थे, अभी तो प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, जीत के आएंगी तो वो मेंबर होंगी। पहले तो राहुल जी थे, राहुल जी ने परेशान कर रखा था, प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब ये मैडम भी कह रही हैं कि देखिए अब वो नहीं कर पाएंगे संसद में, तो पहले कर पाते थे। आपने पहले ऐसा किया क्या है? ये डरे हुए हैं सब लोग, ऐसा क्या कर रखा है आप लोगों ने? पहली बात तो जो मतलब मन में ऐसा इनके एक डाउट है कि अब आप वो नहीं कर पाएंगे, तो आप डरा के रखना चाहते थे। देखिए, परिणाम जो भी आता है अमीश भाई, देश का जो जनादेश है सबको उसको स्वीकार करना चाहिए और स्पोर्टिंगली स्वीकार करना चाहिए। चुनाव के पहले जब ये इंडी गठबंधन बना, उन्होंने दावे किए कि 295 हमारी सीटें आएंगी, वो नहीं आई, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, 1989 से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, आज एक छात्र होशियार है, अगर वो 100% का अपना लक्ष्यांक जो सेट करता है और अगर 95 मार करे तो फेल हो गया।
और 35% वाले 40% लाते, अरे बोल तालियां हो गई, मॉरल विक्ट्री हो गई। ये कहां का जनेदास है भैया? आपकी मॉरल विक्ट्री, आपको मुबारक। 1989 से 2014 तक अमीश भाई जितनी भी सरकारें बनी उससे ज्यादा सीटें इस सरकार की आई है, फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे विपक्ष को कि ऐसा विपक्ष हर सत्ता पार्टी को मिले कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पे भी अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है।